नमस्कार साथियों, ओपी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। संवैधानिक विकास के प्रारंभिक चरणों में 1853 के चार्टर एक्ट तक की बातें हम सभी जान चुके थे। आज जानेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 और उसके बाद के जो प्रावधान हुए उनके बारे में। हुआ क्या, 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया था। इस वजह से इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। तो चलिए देखते वो क्या क्या थे। तो यह अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद आया और इसके तहत नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया था। इसके स्थान पर एक नए पद भारत सचिव का निर्माण किया गया, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्य नियुक्त किए गए, जिनमें से 7 सदस्य कंपनी की तरफ से और 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन की तरफ से शामिल किए गए थे। इस अधिनियम के तहत कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, जबकि ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया था। अब गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया था। आगे देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे सहयोग की नीति लागू करने वाला अधिनियम या उदार निरंकुशता वाला अधिनियम कहा गया। इसके तहत ब्रिटिश क्राउन ये दिखाना चाहता था कि वह भारतीयों के साथ है। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारतीयों को शासन में शामिल करने का प्रयास किया गया था। इसी के तहत क्या किया कि वायसराय की परिषद में एक और विधि सदस्य जोड़ा गया। इसके पहले एक विधि सदस्य और जुड़ चुके थे, तो अब वायसराय की परिषद में कुल 2 विधि सदस्य हो चुके थे। बात की जाए अगर पूरे स्ट्रक्चर की कि भारत से लेके इंग्लैंड तक ब्रिटिश क्राउन का अब जो स्ट्रक्चर है वो कैसा था, तो उसमें सबसे नीचे थे प्रांत और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक परिषद थी। इसके ऊपर थे वायसराय, इनकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद थी। इनके ऊपर थे भारत सचिव। हालांकि ये जो 15 सदस्य थे ये भारत सचिव के अंडर में काम करते थे और भारत सचिव के ऊपर सबसे ऊपर था आपका ब्रिटिश क्राउन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था। आगे देखेंगे कि 1861 के अधिनियम के तहत ही वायसराय की परिषद में 6 न्यूनतम सदस्य और 12 अधिकतम सदस्य शामिल करने का प्रावधान किया गया, जिनमें से आधे भारतीय होंगे। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया था, जिनमें पहले थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के राजा और तीसरे थे सरदिनकर राव। 1861 अधिनियम के तहत ही वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, जो कि 6 माह तक वैध होता था और यह अध्यादेश परिषद मानने के लिए बाध्य नहीं थी। इसके अलावा नए प्रांतों के गठन का अधिकार, सीमा परिवर्तन का अधिकार और प्रशासक को नियुक्ति का अधिकार भी वायसराय के हाथों में दे दिया गया था। इसके अलावा प्रांतीय गवर्नरों को जो विधि बनाने की शक्ति पहले दी गई थी वह भी वापस ले ली गई। इसी अधिनियम के तहत पहली बार प्रांतों में विधान परिषद का निर्माण किया गया और इसके तहत बंगाल में 1862 में, पंजाब में 1897 में और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में विधान परिषद का गठन किया गया था। आगे देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसके तहत केंद्रीय व्यवस्थिका सभा की स्थापना की गई और यह सभा प्रांतों में भी स्थापित की गई थी। पहली बार चुनाव प्रणाली लाई गई, हालांकि चुनाव और निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था और यह चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष थी, यानी इसमें प्रत्यक्ष मतदान नहीं किया गया था। गैर सरकारी सदस्यों यानी जो भारतीय होते थे उनको बजट पर बहस का अधिकार मिल गया था, प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। आगे जानेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 1892 के अधिनियम में सुधार की बात करने के लिए लाया गया था। इस समय जो भारत सचिव थे वो आपके मार्ले थे, जबकि लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी भारत परिषद अधिनियम 1909 की वह यह थी कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान कर दिया गया था, यानी
मुस्लिमों के लिए जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा वो भी मुस्लिम होगा और उनके लिए वोटिंग भी मुस्लिमों के द्वारा की जाएगी, यह प्रावधान किया गया था। और यह भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला पहला अधिनियम था। इसके अलावा कुछ अन्य प्रावधान और किए गए, जैसे केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी। जैसे केंद्र में सीटों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। प्रांतों में अधिकतम 50 सीटों की संख्या की गई। छोटे प्रांतों में अधिकतम 30 सदस्यों को रखा गया। इनमें से तीनों में आधे गैर सरकारी यानी भारतीय होते थे। इसके अलावा जो सदस्य होंगे उनको बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी गैर सरकारी सदस्यों को मिला था। इसी के तहत पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद में विधिक सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जोड़ा गया था, जो कि एक भारतीय थे। 1909 का अधिनियम हिंदू मुस्लिमों में फूट का एक बहुत बड़ा कारण बना और इसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। इसी को लेके महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। वहीं कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला है। 1909 के अधिनियम के तहत ही इंग्लैंड में भारत परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया था, जिनमें पहले थे केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि द्वैत शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। द्वैत शासन के जन्मदाता लियोनेल कार्टेज माने जाते हैं। भारत में सबसे पहले द्वैत शासन बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1764 में लगाया गया था। चलिए आगे देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 19। तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता था। इस समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव जबकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ा दिया गया, जिसमें सिख, ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों को सांप्रदायिक निर्वाचन में शामिल किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत भी भारत परिषद अधिनियम 19 के तहत की गई। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लगाया गया, तो प्रांतों में द्वैत शासन भारत परिषद अधिनियम 19 के तहत लगाया गया। और सबसे पहले प्रांतों में द्वैत शासन बंगाल में लगा था, जबकि 1921 में अन्य प्रांतों में लगाया गया। इसके अलावा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी 1919 के अधिनियम के तहत शुरू हुई। उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया, जबकि निम्न सदन को विधानसभा या केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना गया। इसके अलावा केंद्र तथा प्रांतों के बजट अलग अलग कर दिए गए। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इसी अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को मतदान का भी अधिकार दिया गया। हालांकि यह अधिकार सीमित था, जिसमें बहुत सी शर्तें शामिल थीं। इसके तहत यह भी प्रावधान किया गया कि 1919 का अधिनियम कितना सही है और कितने सही ढंग से लागू किया गया है, इस बात की जांच के लिए 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग बनेगा जो इस बात की जांच करेगा। और इसी के तहत 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। आगे देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संविधान में लगभग 70 से 80% जो भाग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। तो यह सबसे बड़ा जटिल दस्तावेज है, जिसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग शामिल थे। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया था। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत ही एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई, जिसे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। उस समय इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे। उस समय मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गैवियर थे। 6 अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय थे, जिसमें पहले MR जैकब जबकि दूसरे MS सुल्तान थे। आगे अगर बात की जाए भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो इसी के तहत शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था।
जिसमें संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल थे। वहीं बात की जाए अपशिष्ट शक्तियों की, यानी जो बचे हुए विषय थे तो वे वायसराय के पास रखे गए थे। भारत परिषद का अंत कर दिया गया और 1935 अधिनियम के तहत ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। यह घटना 1937 में हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई और 1937 में कुल 11 प्रांतों में विधानसभा गठित की गई थी, जिसमें से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान के प्रारंभिक इतिहास से संबंधित जितने भी अधिनियम और एक्ट थे वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिए हैं। आगे इन सभी एक्ट और अधिनियम से जितने प्रकार के भी आपके प्रश्न बनते हैं वो सभी हम अगली क्लास में देखेंगे।